structural analysis of polymers and polymer nano compounds. Structural. Whenever we have the word structural, it means the first and foremost thing is to have its XRD analysis. Okay, X-ray diffraction analysis. This analysis is not a spectroscopy, we call it XRD pattern. Okay, actually these are the diffractions. Okay, these are the diffractions of the planes by that material. Usually materials, those materials which are crystals or crystalline in nature, they have different Miller indices. Each Miller indices has its specific diffraction pattern, and the combination of all that indices give you a XRD pattern. अब क्या होगा, बेसिकली हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है। चूँकि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है, आप यूजुअली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं लोग, वो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अचानक उनके ज़हन में आता है NMR, हम उसको कहते हैं NMR, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा टेक्निक समझ आएगी, उसकी कंप्लीट जो है ना स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे कर लेते हैं, मगर कंप्लीट NMR से नहीं होती। You have to do some needed techniques as well. FBIR करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, कुछ और GCMS करते हैं, मैथ्स लेते हैं, तो फिर करके आपको एट द एंड पूरा आप कर सकते हैं। तो मगर ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है आपको। अच्छा, इसमें जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बेसिकली हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं उनको ज़्यादा स्टडी करते हैं थ्रू XRD। और वो मैंने क्या कहा, उनमें जो पीक्स आती हैं XRD की, देखो होगा ना स्पेक्ट्रम, मैंने गलत बोल दिया, पैटर्न XRD पैटर्न स्पेक्ट्रम में। तो वो जो पैटर्न होता है उसमें डिफरेंट पीक्स आती हैं। वो पीक्स क्यों आती हैं? वो पीक्स बेसिकली जो आपका मटेरियल है जो भी है उसको जब रखते हैं तो लाइट उसके ऊपर इंटरेक्ट करती है, ठीक है। वो जब लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है कि आप बेसिकली साथ साथ में उसका एंगल चेंज कर रहे होते हैं। यूँ सैंपल रख के ना, इस तरह सैंपल रखा हुआ है, इधर से लाइट आ रही है तो आप सैंपल को रोटेट करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड एंगल। वो जो थीटा साथ 2 थीटा लिखा होता है, वो बेसिकली वो एंगल होता है, ठीक है। वो रोटेट होता है तो उस एंगल के रोटेशन के साथ आपकी डायफ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो वो हर चेंज एंगल के साथ उसका मिलर इंडिसेस डिफरेंट होता है। हाँ जी, तो वो एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पे मिलर इंडिसेस की पीक आती है। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये जो जब आपने ये रोटेट किया तो उससे मिलर इंडिसेस जनरेट हो गया, नहीं। मिलर इंडिसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मिलर इंडिसेस ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है, जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की अपनी एक खास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि वो मिलर इंडिसेस उसमें होता है। मगर इस एंगल पे शायद वो इंटरेक्ट ना कर रहा हो तो हम सैंपल को रोटेट करते हैं ताकि जो उसके जितने भी एंगल या जितने भी उसमें वो इंडिसेस हैं वो सारे अपने अपने एंगल्स पे इंटरेक्ट कर जाएं। ये नहीं सोचना कि भाई रोटेट किया तो मिलर इंडिसेस जनरेट हो गया और फिर नहीं, मिलर इंडिसेस ऑलरेडी उसमें होता है। मगर जब अब सपोज कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे उसके अंदर अब लाइट यूँ आ रही है तो शायद वो इसके साथ इंटरेक्ट ना कर रही हो, तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो इसको वो भी नजर आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल पे वो नजर नहीं आ रहा उसको, इस एंगल पे, तो इसीलिए हर एंगल पे उसकी डायफ्रैक्शन पीक आती है। सपोज हम जो करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी है, पीक इंटेंसिटी, और यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू है जो कि डिग्री में होती है, ठीक है। और यहाँ पे वो एंगल होता है 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यूनिट ये तक जाते हैं, ठीक है। और कुछ बहुत सेंसिटिव XRD है वो इसको हम 10 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 5 वाला भी होता है, 5 से 8, फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखना होता है कि जो सैंपल आपका है
कि वो किस रीजन में फॉल कर सकता है, तो आप वो उनको कह देंगे। तो क्या होगा, हर की एक आपकी इस तरह पीक्स आती है। अब ये जो पीक्स है पैटर्न, ये डायफ्रैक्शन बेसिकली, तो क्या होता है कि यही वो बेसिकली मिलर इंडिसेस डायफ्रैक्शन थे। अब हर एंगल के देखिए, यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 15, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, हर एंगल की जब आपने सैंपल यूँ हम रखते हैं, लाइट इधर से आ रही है, उस वक्त जो उसका एंगल बढ़ रहा होगा वो मतलब वो उसकी इंटरेक्शन से वो डायफ्रैक्शन पैटर्न दे देगा। ठीक है, अब लाइट को सपोज के 40 डिग्री पे जब वो जाएगी, 40 डिग्री पे जब लाइट उसके साथ उस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये पैटर्न आएगा, ये वाली लाइन। जब 50 पे जाएगा तो वो ये होगा। तो वो फिर जब आप सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो डेटा सेव करता रहता है, तो एट टाइम वो आपको कंप्लीट पैकेज देगा कि ये पैटर्न है जी आपका हर एंगल के साथ। ठीक है, ये सब सर फॉर एग्जाम्पल हमने एक दफा एनालिसिस कर लिया है, अगर हम उसी मटेरियल को दोबारा से एनालाइज करें तो क्या पी की इंटेंसिटी सेम आएगी? सेम आएगी, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, सैंपल आपका खराब नहीं होता, वो लेके कोई और एनालिसिस करवाए, FTIR करवा लें, NMR करवा लें। ठीक है, क्योंकि FTIR में वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक हो जाती है। अब मगर आजकल जो नए आए हुए हैं उसमें डिस्ट्रक्टिव टेक्निक नहीं है, वो सैंपल वो पैलेट्स वगैरह नहीं, वो डायरेक्ट रॉकेट की तरह निकाल। मगर NMR में आपको सोशल फेज में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर वो सैंपल सर डायफ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ही डायफ्रैक्शन होगा, क्या ये उसी कंडीशन है? ये और चीज़ें बेसिकली ये आपकी बात ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब ये पूछेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वैसे होना चाहिए। कंडीशन की हाँ, ये होना चाहिए। कंडीशन इस तरह नहीं है कि भाई के जो ये सिग्नल आता है ना, सिग्नल आता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही आता है। आपने कहा FTIR में नॉन कंस्ट्रक्टिव यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से भी सिग्नल आता है FTIR। आपने ऐसी कोई लैंग्वेज दी? आप गलत सुन रहे हैं, मैं सर का मतलब है सैंपल का बाउल। मैं बता रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टिव है ना, वो बेसिकली वेव्स की रिएक्शन है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, वो है दो वेव्स आ रही है, सपोज एक वेव ये आ रही है, ठीक है, एक और वेव है जो सैंपल की वाइब्रेशन से जनरेट है। अगर ये दोनों का इंटरेस्ट ऑफ मैच कर जाए, सेम आ जाए, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो सिग्नल आपका हाई हो जाएगा। अगर तो ये यूं आ जाए तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने बात की है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ सैंपल, मीन कि उसको सैंपल इम्प्योरिटी समझेंगे। सपोज आपने ये सैंपल दिया, सैंपल देने के बाद जब उसको आपने उस टेक्निक के साथ एक्सपोज किया, उसके बाद वो सैंपल किसी काम का नहीं है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ओके, इसमें ये इंटरफेरेंस की बात नहीं है। आप सुन रहे हैं? ओके, अब सिग्नल आ गया। अब इसमें हर पीक एक स्पेसिफिक, हर पैटर्न एक स्पेसिफिक एंगल पे है। ये उस मटेरियल की जो है वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसकी पहचान होती है। सपोज कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, या सीरियम ऑक्साइड है, या जिंक ऑक्साइड है, या कोई नाम बताओ भाई, वो तो मैंने कह दिया। एक छोटा जिंक ऑक्साइड, एक बड़ा जिंक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया। इन सब की अपनी अपनी पीक्स डिफ्रैक्शन पैटर्न, पर्टिकुलर टिपिकल डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। अब हमें कैसे पता चला? अब अगर सपोज कि मैंगनीज ऑक्साइड बनाया, हाउ विल यू नो इधर इट इज MnO या MnO2, MnO3 और 4 है तो सारे, तो वो बेसिकली इन सब का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो डिफरेंट है। मैंगनीज ऑक्साइड का डिफरेंट, मैंगनीज क्लोराइड का डिफरेंट, मैंगनीज Mn2O3
Mn3O4 का डिफरेंट, MnO2 का डिफरेंट, मैंगनीज सिंपल MnO का डिफरेंट। तो ये उनके पैटर्न होते हैं। अब ये भी कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मटेरियल कौन सा है? तो उसके लिए हमारे पास JCPDS की फाइल होती है, जो हमारा पहले पता है, बढ़ते हैं सुनने, जॉइंट कमेटी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये होते हैं JCPDS, एक नंबर चलते होता है, ठीक है? क्या है? जॉइंट कमेटी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पाउडर डायफ्रैक्शन। हाँ, ये पहले है, यस यस, JCPD डिफ्रैक्शन नंबर, बेसिकली नंबर होता है JCPD। एस और फाइल भी होती है, फाइल एस का क्या तरह से बोल रहा है? हाँ, जॉइंट कमेटी ऑफ पाउडर डिफ्रैक्शन स्टैंडर्ड्स, JCPD एस, वो नंबर जनरेट होता है। वो हमारे पास XRD का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर रख के हम उसकी पीक मैचिंग करते हैं। लाइब्रेरी बनी होती है ना, उसके साथ हम उसकी मैचिंग करते हैं। वो जिसके साथ मैक्सिमम मैचिंग मिलती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा बुक है। एज स्टैंडर्ड हम इसको यूज़ करते हैं JCPD। हाँ, जैसा मटेरियल याद करते हैं उसको भी एज स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच करते हैं कि क्या वो बना है कौन। हाँ, तो ये RIT के स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, जो बने होते हैं, उनकी उन्होंने एक लाइब्रेरी बनी है, जिसका आपने डॉक्यूमेंट करते हैं DNA की, वो लाइब्रेरी बनी होती है, उसके साथ मैचिंग कर लेते हैं, लाइक दैट। सही है? अच्छा, अब जो आपके पास पॉलीमर्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन भी होते हैं, वो सेमी क्रिस्टलाइन भी होते हैं, मोस्टली एमॉर्फस होते हैं, मोस्टली। अब जो एमॉर्फस है उसकी पीक नहीं आती। सपोज आपके पास ये PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए क्रिस्टल लेटिस का इसमें आता है। हाँ, तो वो PVC कुछ इस तरह से देगा, सम टाइम तो थोड़ा बहुत यहाँ ऐसे कर सकते, ठीक है? अब कुछ और मटेरियल होते हैं, जैसे PVA है, वो कुछ यहाँ पे आके हल्की सी ग्लू, ठीक है? अब ये सारे जितनी पीक शार्प होगी उतनी उसमें क्रिस्टलिटी करेक्टर होगी, जितनी पीक ब्रॉड होती जाएगी उसमें क्रिस्टलिटी करेक्टर जो है वो कम होता जाएगा और एमॉर्फिसिटी बढ़ती जाएगी। अब ये जो ये ब्लैक वाला मैंने बनाया है, ये सम सॉर्ट ऑफ PVA है, और ये सेमी क्रिस्टलाइन भी इसको बोला जाता है, ठीक है? और नीचे वाला पॉलीविनाइल क्लोराइड है। सम टाइम आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ब्लू कलर का कुछ ऐसे भी मिलेगा, कुछ एमॉर्फस भी मिलेगा। याद है हमने बात की थी कि अगर आइसोटेक्टिक हो तो उसमें क्रिस्टलिक बिहेवियर रहता है, अगर वो एटेक्टिक हो या एमॉर्फस हो जाता है तो वो फिर स्पेसिफिकली वहाँ पे लिखा होगा कि ये कौन सा है, ठीक है? अब इसमें थोड़ा बहुत इंडिकेटर शो हो रहा है। अब अगर आपने नैनो कंपोजिट बनाया, सपोज कि ये मैं कहता हूँ कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, MO मेटल ऑक्साइड, ओके, इसको आपने PVC के साथ मिला दिया, तो क्या होगा? अब चूंकि PVC की कंसंट्रेशन या कंटेंट ज़्यादा है और आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है उसका कंटेंट कम है, हम उसमें भी बात करते हैं, उसका कंटेंट कम है, तो फिर क्या होगा कि यही आपका, अगर जो हम बनाते हैं जस्ट रफली, तो क्या होगा कि PVC यूं आएगा, ठीक है? मेरे कंपोजिट हो गया ना, PVC का भी करेक्टिव पीक आ गई और साथ में उसमें थोड़ी बहुत क्रिस्टलिनिटी भी आ गई। दिस क्रिस्टलिनिटी may be, तो हम वर्ड क्या लिखते हैं, may attributed to the presence of that metal oxide। फिर हम उसको भी देखते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी पीक शिफ्ट भी हुई हो, पीक ऊपर नीचे भी हो सकती है। प्योर दूंगा किसको? PVC को इस मेटल ऑक्साइड में मिलाया, आप कह रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इसलिए ये वाली चीज़ आ रही है। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उसकी कंसंट्रेशन में कोई ऐसा डिफरेंस कर सकें तो बिल्कुल वैसी पीक्स है जैसे
नहीं, आप अगर ये करना है आपको, तो फिर आपको यही मटेरियल ले लेना चाहिए। ये अगर हम कोई नहीं, जब कंपोजिट बनाएंगे तो कंपोजिट में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे। हाँ, उनमें वेरिएशन लाई जा सकती है कि कंटेंट ग्रेटर करते जाएं आप वेबसाइट का। नॉर्मली ये भी होता है कि जब 0.5 या उससे कम रखते हैं, समटाइम देखिए वाली पीक्स आती नहीं है, तो उनका कंटेंट एज कम्पेयर टू जो मैट्रिक्स है वो बहुत थोड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी पीक उसकी ब्रॉडनेस के साथ साथ सप्रेस हो जाती है। नहीं समझ मेन की क्या होता है कि अगर थोड़ा कंटेंट हो ना फिलर का, तो फिलर का जब थोड़ा कंटेंट लेस क्वांटिटी है उसकी, बहुत इनके अगर यूजली देखा गया है कि 2 या 3 या 4% हो ना, तो फिर पीक्स जो है वो शार्प जो है या वो फिलर की जो पीक्स है वो नज़र आती हैं। अगर उससे कंटेंट कम हो, 0.2 या 0.3 से कम हो कंटेंट, तो वो शो भी नहीं करता सामने। मगर उसको शो करने के लिए फिर आपको वो जूम करना पड़ता है, वो डेटा को लेके उसको ब्रॉड करें और देखें, शायद फिर कहीं वो उस रीजन में पीक आपको नजर आ जाए। आप और समझ आए? तो इस तरह आप कंपोजिट नेचर अब ये बन गया। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि वाकई हमारा कंपोजिट जब वो पीवीसी के साथ इनकॉर्पोरेशन हुई है नहीं हुई है, तो उसका भी हमें आइडिया होता है। अच्छा, अगर तो बड़ी अच्छी उसकी इंटरेक्शन हो चुकी हो ना नैनो पार्टिकल की और आपके वो पॉलीमर मैट्रिक्स की, तो फिर ये होता है कि ये जो पीवीसी की पीक्स है जो आ रही है थोड़ी बहुत, ये 24 पे यूजली आती होती है, कि मैं रफ बनाया पीवीसी की 24 के करीब आती है और पॉलीविनाइल की तकरीबन 19 के करीब आती है। इसी तरह पॉलीस्टाइरीन है वो 20-25 के करीब रहता है जाके। ठीक, इस तरह मुख्तलिफ है। ये 2 दिन मुझे याद है, मैंने आपको बता दी, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कितनी से आपने नहीं याद है। अच्छा, क्या होता है कि ये जो वाला है पीवीसी का जो पोर्शन है या पीवीए का ये जो पीक है, इसमें ब्रॉडनेस बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा होता है कि ब्रॉडनेस ही खत्म हो जाती है, स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल अमॉर्फस हो जाता है। ये सेमी क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस नेचर की तरफ चला जाता है, ऐसा भी होता है। अब उसमें क्या होता है बेसिकली, एक अमॉर्फस नेचर के अंदर अमॉर्फस जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन प्रोफाइल आपका आया, उसने उसके साथ जो है वो फोल्डेड हो गया। इसको क्या कहते हैं, अच्छी तरह उसके साथ होमोजेनाइज्ड हो गया। ठीक है, तो वो फिर वो पार्ट जो है वो पीवीसी का या उस पॉलीमर का ही पार्ट बन गया और वो जो पीक है वो ब्रॉडनेस उसमें और ज़्यादा। तो ब्रॉडनेस जब होगी तो वो क्या होगा, अब मैंने जो एक्चुअल में एक पॉलीमर बनाया था उसमें जब हमने एक्सआरडी लिया वो था 5 ब्लॉक लेंथ का हमने ओलिगोमर बनाया था। उसकी जब हमने ली तो वो कुछ इस तरह का है, ये ब्रॉड है तो फुल अमॉर्फस। ठीक है ना, इस रेंज में ब्रॉड पीक आ गई। कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे मिल जाएंगे। सर ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज जो अमॉर्फस होगी या पॉलीमर में अमॉर्फस को ज़्यादा है। पॉलीमर अमॉर्फस हो तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि ख़ास तौर पर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी है अमॉर्फस। यहाँ तक बात ठीक है। फिर इसी से हम एक चीज निकालते हैं जिसको आप क्रिस्टलाइट साइज कहते हैं, उसको हम डी से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास क्या होता है के लैम्डा ओवर बीटा कॉस ऑफ थीटा। के शेप फैक्टर होता है, के क्या होता है दैट इज शेप फैक्टर और ये चलर इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और डिवाइड प्रॉपर नहीं है। तो इसमें के शेप फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू 0.9 लेते हैं, लैम्डा वेवलेंथ है जो कि इसकी सोर्स जो आप यूज कर रहे हैं वो कॉपर होता है, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और बीटा जो है ये आपके पास क्या होता है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, उससे आप वैल्यू लेते हैं और फिर इसको आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, वो करके फिर यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये बीटा कहाँ से आता है, ये बेसिकली कोई भी हाई इंटेंसिटी वाली पीक लेनी होती है, आप पूरे पैटर्न में
हाई इंटेंसिटी वाली पीक लेनी है। सपोज इसमें ये है या ये है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कोई एक, मगर जो हाई इंटेंसिटी पीक हो वो लेनी होती है। जब उसको हम थोड़ा सा खोलते हैं तो वो पीक कुछ इस तरह से आ जाती है, ठीक है। सपोज ये है 30 और ये यहाँ पे, तो ये 2 थीटा और ये 2 थीटा, ये नहीं लेना, बल्कि आपने फुल मैक्सिमम लेके इसका हाफ करना है। यहाँ से आपने एंगल का डिफरेंस लेना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, तो वो डिफरेंस कितना आ गया 1 डिग्री का, ठीक है। इसका आपने रेडियन में पाई/180 से आपने क्या करना है, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये आपके पास जो भी एंगल आएगा वो रेडियन में आ जाएगा, ये बीटा है, ठीक है। इसको आपने यहाँ रख देना है। और इसी हाइट का जो एंगल है वो क्या है, सपोज ये आपके पास 29.5 आता है, ये 2 थीटा की वैल्यू है 29.5, तो थीटा क्या होगा, क्या हो जाएगा, 2 सेट जो भी है तो वो आपको थीटा की वैल्यू, उसका कॉस थीटा ले लेना है। और बीटा आपका ये रेडियन में आ गया, इसको यहाँ पुट करना है, तो आपका क्रिस्टलाइट साइज आ गया। वो क्रिस्टलाइट साइज है, वो पार्टिकल साइज नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। दैट इज नॉट द क्रिस्टलाइट साइज, वो पार्टिकल साइज नहीं है। अब फिर इसी को आगे यूज करके ये जितनी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आए हुए हैं, सर ये शेडो इक्वेशन का हमने और नाम लिया है डिवाइड, अच्छा एक और इसका है थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये इसको WH मॉडल बोला जाता है, विलियमसन और इक्वेशन या मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे आप क्या निकालते हैं, ये आपके पास बेसिकली अगर ये y है तो ये c है प्लस 4 साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास x हो, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इधर आ जाएगा बीटा b बीटा और थीटा 4 साइन थीटा, और ये ग्राफ बनेगा, ये इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा k लैम्डा ओवर b, और ये स्लोप जो है ये एप्सिलॉन। ये बेसिकली क्या है, ये लैटिस स्ट्रेन है, लैटिस स्ट्रेन। अब इस बीटा से, अच्छा अब इसका बीटा का और थीटा का क्या मतलब है, अब ये बीटा एक दफा आपने पहले निकाल लिया था, वो वाला नहीं, मगर लाइक सिमिलर टू दैट कि आपने हर पीक का बीटा निकाला, हर पीक का क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 अगर पीक्स हैं तो 6 पीक्स की आप बीटा की वैल्यू होगी, और 6 का ही आपके पास एंगल आ जाएगा, उसी एंगल पे तभी आप वेरिएशन कर सकेंगे ना, तभी आप वेरिएशन कर सकेंगे ना। तो फिर आपको ये ग्राफ बनेगा, जब ग्राफ बनेगा तो ये लैटिस स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, ये बताता है कि जब आपने एक पॉलीमर लिया, उसके अंदर जब आपने वो क्रिस्टलाइन मटेरियल था, वो जो भी था, वो जब आपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाया तो उसके लैटिस स्ट्रक्चर में क्या चेंज, लैटिस पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आए। लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, A B C अल्फा बीटा गामा, लेंथ और एंगल। लैटिस पैरामीटर्स कितने होते हैं, 6, 3 लेंथ एंड 3 एंगल, दोनों सर्किल होते हैं। अब ये उस पे लैटिस पैरामीटर में स्ट्रेन, लैटिस स्ट्रेन, उनमें डिसलोकेशन कितनी आई, उनमें डिस्टर्बेंस कितनी आई, स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन कितनी आई, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है जब उसमें डिसलोकेट होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो स्ट्रक्चर इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें
इसमें ये बड़ा फैक्टर। एक और चीज़ है जिसको आप कहते हैं इंटरचेन सेपरेशन। सपोज के पॉलीमर लिया आपने, उसकी एक चेन होती है, मतलब जो भी पॉलीमिनल है, पोल है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन है, आप पॉलीमिथाइल मेथाक्रोलेट है, उसमें चेन बन रही है। हर चेन है, एक चेन आ गई, फिर दूसरी चेन आ गई, लेयर्स भी बन सकती हैं। तो अब जब आपने उसमें वो ऐड कर दिया नैनो पार्टिकल या कोई भी फिलर ऐड किया, तो उस चेन की सेपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? बड़ी मजे की बात है ये। उसको कहते हैं इंटर चेन सेपरेशन। ये हमारे पास होता है 5 λ/8 sin r, इसको r से डिनोट करते हैं। 5 λ/8 sin। लैम्बडा यहाँ पे क्या है? वो वेवलेंथ जो लाइट दे रहे हैं आप 1.54, उसी से मिल रही है ना, ठीक है। एक्स आर ये कांस्टेंट रहेगी लैम्डा। एंगल चेंज होगा ना, एंगल की शिफ्ट, वो पीक शिफ्ट चेंज रहेगी। सर इंटरचेंज सेपरेशन आपने क्या बताया? इंटरचेंज ये है ना कि एक पॉलीमर है, उसमें एक चेन ये है, एक चेन ये है। अब इनमें सेपरेशन उसको फाइंड करते हैं आप इसका। फिलर डालते हैं सेपरेशन आती है। सॉरी, आफ्टर एडिंग फिलर नहीं, बिफोर एंड आफ्टर बोथ। आप सिंपल की भी लेते हैं और फिर जब आपने फिलर ऐड कर दिया तो फिर भी अगर तो वो आर की वैल्यू थोड़ी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो चेन थी उनमें सेपरेशन नैनो फिलर ऐड करने से कम होगी। जब कम होगी इसका मतलब है कि वो उसके साथ अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है, उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर हार्ड बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर में जो है वो उसके बाद कंपैटिबिलिटी बढ़ती जा रही है उस फिगर्स की उसके साथ। अगर तो वो सेपरेशन इंक्रीज कर दे तो वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी, तो स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा और साथ में फिर लैटिस स्ट्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर लूज होगा तो लैटिस स्ट्रेन के साथ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बड़ी XRD, ये अगर 3-4 पैरामीटर भी आप निकालें तो ये बड़ी फ्रूटफुल आपको इन्फॉर्मेशन देता है पॉलीमर के स्ट्रक्चर में। और जब हम नैनो फिलर ऐड करते हैं तो उसे सकते कम होगा सेपरेशन, तो लैटिस स्ट्रेन कम होगी। हाँ सही कह रहे हैं, स्ट्रेन कम होगा। सिर्फ जब सेपरेशन ज़्यादा होगा तो लूज होगा, जब लूज होगा तो स्ट्रेन कम होगा। तो यही कह रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपको इन दो पैरामीटर्स को फैक्ट रिलेट नहीं कर सकते। ये पैरामीटर फैक्ट जरूर आएगा, मगर ये नहीं है कि अगर ये बढ़े तो ये बढ़े, ये कम हो तो ये कम हो, या ये कम हो तो ये इंक्रीज कर जाए, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट में डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि चेन सेपरेशन बढ़ जाए मगर लैटिस पे स्ट्रेन ज़्यादा ना आए। समझे ना पॉइंट? यानी कि ये है ना, लैटिस स्ट्रक्चर वही रहे, सिर्फ सेपरेशन बढ़ जाए। सर ये जो पॉलीमर हम ऐड करते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि स्ट्रेन कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। कौन से आपने बोला है किस प्रॉपर्टी में? जब उसकी स्ट्रेंथ जो है कैसा, जो उसकी फिजिकल मैकेनिकल, हाँ उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। ये चेन सेपरेशन का मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर तो आपके इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हाँ सर आप ये कहोगे कि आर की वैल्यू ज़्यादा होगी कि सेपरेशन कम होगी? आज की वैल्यू ज़्यादा होती है। इंटरचेन सेपरेशन अगर आर ग्रेटर है तो सेपरेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू थोड़ी है तो सेपरेशन कम। नैनो के कोर्स में आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। वो वहाँ पर वैसे आप दिखा सकते हैं, उसमें भी लेयर्स बनती हैं स्ट्रक्चर में, मगर ये पॉलीमेरिक केसेस में ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है क्योंकि वहाँ पे चेन्स और ये चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं, ठीक होगी बात। और साथ में फिर आपको वो और भी चीज़ें से निकाल सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसी में आप करें पैकिंग तो इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स की जो भी है आपका मटीरियल। फिलर जो है क्ले होती है, यूजली क्ले भी यूज़ की जाती है, कैटाइनिक क्ले होती है, क्लेज पता है क्ले क्या होती है?
हाँ, उनको भी यूज़ किया जा सकता है फिलर के तौर पे। उनका अपना एक XRD पैटर्न आता है, ये भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप XRD के साथ एक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आ जाए, माइक्रोस्कोपिक कि आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं, इमेज लेते हैं आप, तो उसमें भी यही होता है कि आपका वो जो पॉलीमर है उसकी शीट, सपोज ये पॉलीमर है, ये अमॉर्फस नेचर है, ये एक प्रॉपर शीट सी नज़र आएगी, आपको एक लेयर सी बनी हुई नज़र आएगी। अब वो लेयर जो है वो होमोजेनियस भी हो सकती है, वो उसमें खम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। जब आपने उसमें वो फिलर ऐड करना है तो फिलर अगर तो उसके साथ कंपैटिबल है तो वो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुआ होगा, आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। अगर तो वो उसकी सरफेस पे सिर्फ अटैच हुआ है तो वो भी नज़र आ जाएगा। अब आप अपने मोबाइल पर नज़र आता नेट चल रहा है? नहीं सर, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आवाज। हाँ, लेकिन स्कैनिंग इमेज फॉर PVC नैनो कंपोजिट, SEM of PVC nano composite। और इसी में जल्दी देख लो, इमेजेस पे आओ। कुछ की बात क्लियर हुई? नहीं सर। हाँ, अब देखो इसको, ये है, ये देखिए। अब ये आपको एक पूरी एक दो तरह की आपको लाइट मिलेगी, एक डार्क है और एक लाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो जो डार्क पार्ट है वो पॉलीमर है और ये जो ब्राइट है ये इसमें कहीं पे वो बड़ी, अब ये एक यहाँ पे वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, ठीक है, कहीं पे वो बिल्कुल प्लस एक पार्टिकल होता है। अच्छा, कहीं पे आपको पोर्स भी नजर आएंगे। जी सर, नजर ही कोई आ रहे हैं सर जी। बिल्कुल वो इस तरह के, सर वो गोल हाँ, गोल सा खाली सा वो पोर्स भी नजर आएंगे। हनी के वो दूसरा होता है। हनी कॉम का है, ठीक है, वो इधर ज़्यादा पॉलीमर इस तरह का निकलता, मगर वो आप कह सकते हैं कि इस तरह के वो पोरस मटेरियल भी बन जाता। कुछ नजर आया आपको? यस सर। सर ये ऐसे भी आ रहा है कि जैसे क्रैक्स पड़े हुए भी आते हैं, फ्रैक्चर, क्रैक्स, ये सारी चीज़ इसमें, तो ये फिर हमें इससे इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये देखिए, ये वाला पार्ट, अब ये पोरस पार्ट है, ठीक है। सर ये मटेरियल ये वेरी करता है। हाँ, हर अपना स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट है। इवन के एक ही मटेरियल है ना, अगर उसको डिफरेंट वे से सिंथेसाइज किया गया है तो फिर भी ये डिफरेंट है। इसी तरह एक ट्रांसमिशन होता है, वो भी आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, मगर वो स्ट्रक्चर के अंदर की भी इंफॉर्मेशन देता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप स्कैन करते हैं, सरफेस को स्कैन करते हैं, इस तरह आप फोटोकॉपी स्कैनिंग होती है, कॉपी करवाते हैं, और टैम इमेज जो है वो मटेरियल के अंदर तक रेस जाती है, वो कुछ नैनोमीटर, कुछ विड्थ तक वो लाइट अंदर जाके फिर आपको एक रिजल्ट देती है। वो उसकी थ्योरी क्या है वो 12 का पार्ट है, ठीक है। कि जब आप फिर आगे साथ मीटिंग आएंगे तो ये जब इमेजेस वगैरह देखेंगे तो आपको तो ये बेसिकली उससे फिर आपको समटाइम ये जो है क्रैक्स वगैरह पड़े हुए, फ्रैक्चर, क्रैक्स, ये सारी चीज़ें फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट करती हैं। जब हम
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो फिर भी हम साइन और टाइम को साथ लेके करते हैं, उसको सामने रख के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप देखें। अगर किसी मटेरियल पे क्रैक्स या फ्रैक्चर्स आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सैम और टाइम इमेजेस से आपको एक मॉर्फोलॉजी और सरफेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, या आपको ये मिलता है, आइडिया हो जाता है कि वो जो मटेरियल है उसकी शेप क्या हो सकती है। फिर आपको फेज सेपरेशन का आइडिया हो जाता है कि जितने पार्ट्स हैं उनसे आपको आइडिया हो जाता है। अगर 2-3 डिफरेंट तरह के लेयर्स नजर आ रही हो इट मीन कि वो डिफरेंट आपके मटेरियल हैं जिनका आपने मिक्स करके कंपोजिट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इमेजेस जो है ये भी बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। आजकल तो इनका बहुत रुझान है कि आपने कोई भी इनका रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जब तक आप ये सैम और टैम इंफॉर्मेशन ना हो आप एक्सेप्टेंस रेट जो है इनसे बढ़ जाता है कि आपको फिर आपको भी ये आइडिया हो जाता है कि जो आप चीज़ बना रहे हैं आप जो आपने सोचा हुआ था कि उस तरह की बनी है। सर इसका भी कोई होगा जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं कि वैसे करेंगे? नहीं, इसमें इसको कंपेयर करने वाली बात नहीं, ये आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है। इसमें ये हो सकता है कि सपोज अगर आप PVC ले रहे हैं उसका तो बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, उस सेगमेंट को पढ़ा होगा, आप थोड़ा सा मैच करें। अगर आप अननोन मटेरियल पे बना रहे हैं, अननोन पे बना रहे हैं, उसकी जो है ही अननोन, उसकी जो इमेज आएगी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। शुरू जो आपको बताएंगे अगर वो उसके ऊपर जैसे ऐसे अगर उसमें कोई शेप आपको नजर आ जाती है, मतलब लास्ट टाइम हमने ये बताया था अगर कोई हेक्सागोनल या क्यूबिक कोई शेप नजर आपको नई चीज़ बना रहे हैं ना, कोई भी उसकी शेप रॉड बन गया, फ्लावर बन गया, एक वो शेप आएगी सिर्फ जो सामने आएगी, एक तो हुआ बता देंगे, दूसरा आप ये बता देंगे कि उसमें फेजेस कितनी कितनी नजर आ रही हैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर तो है या नो तो वो जो इमेज होगी उसको आप रखेंगे। हाँ, अगर उसको रिव्यूअर देखता है वो उसको रॉन्ग नहीं कर सकता, हाँ उसकी इंफॉर्मेशन में एडिशन जरूर कर सकता है या आपको करेक्शन कर सकता है कि भाई ये है, ये आपने लिखा है, आप लिख रहे हैं कि ये 3 फेजेस बढ़ रही हैं, वो अपनी आई से देखेगा कि नहीं सर 3 नहीं है, ये एक ही फेज है मगर इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है, मगर ओवरऑल ये फेज 2 ही है, ठीक है। वो आपकी करेक्शन हो सकती है क्योंकि जो चीज़ है उसकी इमेज जो भी आएगी वो आपने बतानी, फिर वो स्टैंडर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इस तरह। हाँ, कुछ तो ऑलरेडी नोन है, मसलन आप मैंगनीज ऑक्साइड बनाते हैं, उसका इमेज लेते हैं, उसका अगर वो कोई है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, अगर वो रिपोर्टेड है तो वो अब हाँ यहाँ पे पॉइंट है, आपने नैनो मटेरियल बना लिया या नैनो फिलर बना लिया, उसका आपने XRD लिया, वो बता रहा है मोनोक्लिनिक शेप या हेक्सागोनल शेप, सैम इमेज में आपका आ रहा है क्यूबिक, तो फिर आपको रिजल्ट्स को कोरिलेट करना है, देखना है कहाँ पे मिस्टेक है, क्या आप XRD मैचिंग में प्रॉब्लम हो गया है या सैम इमेज को आप गौर से देख पाए, ठीक है। अगर आपकी चीज़ अननोन है, समझे, तो फिर अगर उधर वो XRD आपको मोनोक्लिनिक बता रहा है, सैम या टैम इमेज में वो आपके पास क्यूबिक आ जाती है, तो फिर आपने सोचना है। सर वैसे इनमें जो एक्सट्रा सेल हम करते हैं तो इसमें ये सॉफ्टवेयर से करते हैं। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर इस तरह नहीं है, मॉडलिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सैंपल के साथ आप लाइट देके उसका इंफॉर्मेशन इमेज लेते हैं, वो जो सैंपल है वो आपको इमेज देता है, उसको फिर सॉफ्टवेयर आपको कॉपी की फॉर्म पिक्चर की फॉर्म में देता है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर इसके अंदर ये तो विलन एरर हो गया कि अगर वो एक मोनोक्लिनिक है और वहाँ हमारे क्यूबिक आ रहा है तो हमें देखने में उसको अंडरस्टैंड करने में लगती है, वो तो ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मिस्टेक होगी ना। अब फिर आपने उसको देखना है कहाँ पे मिस्टेक होगी। अब चीज़ आपने बना ली है, इमेज जो है इसका, अच्छा एक और पॉइंट हो जाता है ना, हमें डायरेक्ट बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। एक दफ़ा आपने सैंपल भेजे मटीरियल के ना कि अब हमने सेम मेथड से बनाया, वो हेक्सागोनल थे, सैम इमेज हो गया, XRD हमने खुद किया, हमने 2-3 दफ़ा किया तो वो हमें हेक्सागोनल ही बता रहा था, वो उसकी पैटर्न जो है ना वो हेक्सागोनल बता रहा है। सैम इमेज आया हमारे पास, वो ट्राइक्लिनिक, अब हम परेशान हो गए, ये क्या है, ये क्या है, मसला क्या हुआ है
अब चूंकि जो चीज़ आप अपने हाथ से कर रहे होते हैं उसमें तो आपको pretty sure है, मगर जो आप किसी को दे रहे हैं, सपोज एक टेक्नीशियन है उसको आप दे रहे हैं, टेक्नीशियन के पास बल्क में सैंपल्स आते हैं, हो सकता है वो आपका सैंपल ना हो, किसी और का कार्य उसके आपके नाम से भेज दिया। हाँ ये है ना, फिर हमने यही किया, फिर उस सैंपल को हमने एक और यूनिवर्सिटी में भेजा, ये कई दफ़ा हो जाता है, इवन के लोगों के अंदर मार्क खराब हुए, रिसर्च खराब है। हाँ, हमने भेज दिए, फिर एक और यूनिवर्सिटी में भेजे, भेजने के बाद वहाँ पे वो रिजल्ट हो गया है। तो इस तरह का भी है, फिर ये नहीं है कि जब कंट्राडिक्शन आ जाए तो वहाँ पर फिर आपको सोचना है, देखना है कि कहाँ से एरर के चांसेस हैं, किधर हो सकते हैं। आपका सॉल्यूशन कैसे निकला? नहीं, हमने दोबारा किसी और टेक्नीशियन को सैंपल दिया ना, ये तो नेगलिजेंस हुई ना, एरर तो ना। नेगलिजेंस एरर ही है ना, एरर ही है ना, मतलब चीज़ तो गलत आ गई ना। अगर आप इसको नेगलिजेंस की सेंस में लेते हैं तो वो ले लें, मगर मिस्टेक तो होगी ना, चाहे आपसे हो या किसी और बंदे से। ये एरर जरूर है, मगर अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एरर्स देयर आर सम लिमिटेशंस भी हैं आपके पास, फिर आपको करेक्शन करने के चांसेस भी हैं कि आप कहाँ से इनको देख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद बहुत लंबा हो जाता है। मैं इसी टाइम के लिए तो घड़ी पहन के आया, तो बैठ के पता चलता है अभी 10 और 15:25 मिनट। नो सर। Yes, correct. इसका मतलब है कोई क्लास नहीं शुरू हुई। अच्छा, कहाँ गए रात के? सर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट्स पोज। सीलों का रंग काला हो गया। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास बेसिकली 2 और 3 डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, मगर हम इस पर फोकस करेंगे तो बहुत सिंपल है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस। ओके, डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस भी होता है, DMA बोलते हैं, DMA, डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस। तो ये हमारे पास जो आज टॉपिक पढ़ना है दैट इज टेंसाइल टेस्टिंग। सर अभी जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन बनाया उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस टेंसाइल टेस्टिंग। इसमें ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली ये फोर्स होती है, ठीक है, ये फोर्स है जो आप मटेरियल पे सैंपल पे अप्लाई करते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, उसके एरिया में जितनी चेंज आती है। मगर हम स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लेते हैं, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। क्यों? आपने तो उसको पढ़ा था ना, वो फिल्टर वाले कोर्स में, क्यों डिपेंड करते हैं? बेसिकली ये स्ट्रेन होता ये है कि हम सैंपल कराते हैं पॉलीमर का या वो जो भी कंपोजिट है, वो 2 तरह से सैंपल बनता है, या रेक्टेंगुलर शेप में होता है या डॉग बोन शेप। डॉग बोन शेप वो क्या होता है? कुत्ते की मेरे डॉग का मतलब बता नहीं था, आप सच्ची बैठे ये तेरे डंबल बना दिया आपने। नहीं, डंबल इस तरह नहीं होता है। सर वो उसके ऊपर थोड़ी सी उसको कुछ कर बनाया था। उनका डबल ऐसा होता होगा, डिस्टोर्टेड डबल उनका होता होगा। सर ये भी अच्छा नहीं बना। क्या सर हमारे क्या मेरे से कंपटीशन लगेगा। ये अब खुश नहीं सर मजा नहीं आया। नहीं आया, खा के रखा है। सर हड्डी तो सबकी एक इस तरह होती है। इंसानों की हड्डी तो सब किए हैं।
हड्डी तो हड्डी होती है, क्या कुत्ते की। डार्क बोन चाहिए, ठीक है। या फिर आप सैंपल बनाते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये सैंपल कोई भी है, नैनो कंपोजिट है या सिंपल पॉलीमर है, तो इसको वो न्यूमेटिक जब भी वर्ड आता है इट मीन्स प्रेशर, ठीक है। तो वो प्रेशर से इसमें वो मशीन होती है जिसको ATM स्टैंडर्ड्स पे वो काम करती है, तो वो हम इधर नीचे वाला हिस्सा उसका यूँ उसको जाज होते हैं, उसमें वो स्टिल रहता है और ऊपर वो खींचते हैं इसको, ठीक है, टेंसाइल, इसको ऊपर वो इलॉन्गेट करवाते हैं। अब वो फोर्स जो है, जितनी वो फोर्स बेसिकली जितना एरिया में चेंज आती है ना, वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, उस एरिया में जितनी चेंज आई, उस एरिया के रिजल्ट में जो फोर्स में वेरिएशन आती है वो हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? ये नहीं सब फोर्स पर यूनिट एरिया, यही स्ट्रेस होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन कि ये अगर एक स्पेसिफिक एरिया है आपका, ठीक है। अब इस एरिया को जनरेट करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। तो सपोज आपका ये पॉलीमर है, ये थ्रेड जो पॉलीमर है, अब इसमें आपने इसको इतनी एरिया में चेंज है, इस एरिया की चेंज पे जो फोर्स अप्लाई हुई है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स। अब चूंकि ये स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से हो रहा है ना, इसलिए स्ट्रेन एक्स एक्स है। स्ट्रेन मीन के स्ट्रेन क्या है? ये चेंज है, ये स्ट्रेन है, ये एरिया में जो चेंज आई है दैट इज स्ट्रेन, ठीक है। इस स्ट्रेन को लेने के लिए जितनी फोर्स चाहिए होगी दैट इज स्ट्रेस, उसको फिर आप आई एक्स लिखना। सर ये स्ट्रेस और प्रेशर होता है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस भी, हाँ एक ही यूनिट होते हैं, बिल्कुल एक चीज़ है। मेगा पास्कल में इसको लिखते हैं, इसके जो यूनिट्स होते हैं ना, पास्कल मेगा पास्कल वो करते हैं। अब उस एरिया में उसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना एरिया चेंज हुआ है उसके साथ जो फोर्स अप्लाई हुई है वो मिला जुला के आपके पास स्ट्रेस बन जाएगी। सबा को समझ नहीं आएगी, सर आपने आपके आप से लग रहा है। सर स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस। हाँ जी, स्ट्रेन जितना होगा स्ट्रेस भी डेफिनेटली होगा, उसके साथ स्ट्रेस मिलेगा। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस जितना आप लगाएं तो उतना ही स्ट्रेन। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। जब आप स्ट्रेस, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप बात करेंगे ना कि जितना स्ट्रेस लगाएं, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू मेक स्ट्रेस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे स्ट्रेन इंडिपेंडेंट, स्ट्रेन बेसिकली क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके पास एक मटीरियल है, इसके लेंथ में जो चेंज है, सपोज कि पहले ए था, इसमें थोड़ा सा जो ये चेंज आ गई, ये क्या बन गया डेल ए। डेल ए इज योर स्ट्रेन, अब ये अपने आप आएगी तो इसके ठीक है। अब ये स्ट्रेन आपने कैसे ली? फोर्स अप्लाई करके कितने एरिया पे, जब वो फोर्स इस एरिया पे अप्लाई हुई तो वो क्या हो गया? स्ट्रेस। सुभान अल्लाह। वैसे तो एक ही चीज़ है, बस थोड़ी सी टेक्निकल एक चीज नहीं है, जब थोड़ी सी टेक्निक सर क्या, हाँ टेक्निकली आप इसको कह बस सकते वो हैं, है, ठीक है ठीक है, बात हो रही है। हाँ मगर आप ओके तरीके से समझा रहे हैं, ऐसा ही बात वो नहीं कर रहे हैं। सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट देखिए, अगर वो समझ आ गई जिसको, उसके लिए वारे नहीं आ रही, जिसको नहीं आ रही वो मैं समझ ये इंडिपेंडेंट ठीक है। तो बेसिकली आपने स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट, चेंज इन एरिया इज इंडिपेंडेंट, वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मसलन आप एक मैं कहता हूँ कि आप कर्व बनाएं रिएक्शन वर्सेस पीएच, तो आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शन को या पीएच को? तो पीएच आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से जो ऊपर उसको रख लें, उसके रिजल्ट में आप रिएक्शन देखेंगे, तो पीएच क्या होगा?
वो एक्स एक्सेस पे आएगा या वाई पे? एक्स एक्सेस। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कैसे? फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस एरिया में चेंज आएगा। वो इस एरिया के लिए जितनी फोर्स चाहिए होगी वो आपको स्ट्रेस की फॉर्म में मिलेगी, वो आप जानेंगे, उससे फिर आपकी कर्व बनेगी। अब ये कर्व जो है ये मैं ऐसे बनाऊंगा पहले। प्लास्टिक जो है यूजली इस तरह बिहेव करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल इस तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो इसका प्रोपोर्शनल पार्ट होता है, ये जो यहाँ तक ये लीनियर है, ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? और इसी से जहां तक ये लीनियर रहता है उसके स्लोप को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ओके, मीनिंग कि वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जहां तक वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। और जहां तक वो लिनियरिटी शो कर रहा होता है उस वक्त तक जो पार्ट होता है, उस वक्त तक जो आप उसका स्लोप लेंगे वो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? ये सैंपल प्रॉपर्टी नहीं है। मसलन ग्लास है उसका यंग्स मॉडुलस और होगा, पॉलीमर है उसका और होगा, थर्मोस्टैटिक मटेरियल है उनके और होंगे, वो मटेरियल होगा। हाँ, इलांगेशन वगैरह चेंज होती रहती है। अब ये जो होता है इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड, अब स्ट्रेस है तो यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। और इसको चूंकि ये अपर पार्ट है उसको अपर यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, और ये जो है ये लोअर यील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। अच्छा, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जब तक वो डीफॉर्म नहीं होता। मटेरियल विथस्टैंड टू इट्स डिफॉर्मेशन, कि मीन कि जहां तक वो डीफॉर्म नहीं होता, डीफॉर्म होने से पहले तो जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? ठीक है। हाँ, यंग्स मॉडुलस उससे पहले हो जाता है। अब डीफॉर्म का मीन परमानेंट, डीफॉर्म साथ ही परमानेंट डीफॉर्म, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। परमानेंट मीन के परमानेंट डीफॉर्म ना हो उससे पहले तक, मीन के यहाँ तक अगर मटेरियल आ गए तो अगर यहाँ पे उसको छोड़ देंगे ना फोर्स लगाना तो वो वापस आ जाएगा। ये अपर है ये लोअर है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, आगे अब फिर क्या हुआ कि आपने मटेरियल को लिया, उसको आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आता जा रहा है। अब क्या होगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होकर फिर स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन होता है जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग ये क्या होता है कि जो चेंज होती है पहले थोड़ी सी डिसलोकेट हुई, फिर उनमें क्या होता है कि डिसलोकेशन के बाद टेम्परेचर के साथ या कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि उनमें इंटेंगलमेंट हो जाती है। ये वर्ड मैंने कई दफ़ा बोला है, चेन इंटेंगलमेंट हो जाती है। उससे क्या होता है कि उनमें फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, मगर स्ट्रेंथ आने के बाद फिर वो प्रॉपरली फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हाँ जी, और इसको कहते हैं अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। मीन कि बिफोर ब्रेकिंग उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिफोर ब्रेकिंग इज कॉल्ड अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। जितनी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बियर कर सकता है ब्रेक होने से पहले उसको हम कहते हैं। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है। हाँ, वो
डिफॉर्मेशन यहाँ से शुरू अब होता वापसी है, का कोई रास्ता नहीं। वापसी कोई नहीं है, वापसी वापसी कोई नहीं है, आगे ही जाना है आपको। सर इसमें हैंड लिख या दिया प्लीज। सर हैंड लिख दिया please। कुछ नहीं होता, ऐड लिख दिया ना। अच्छा, अब इसी के दो इंपॉर्टेंट बताने दो ना। अब टफनेस क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड टफनेस। ये जितना भी एरिया होगा इसके अंदर उसको क्या कहते हैं? टफनेस। टफनेस बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वो कितनी मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है बिफोर ब्रेकिंग, उसको हम क्या कहते हैं? टफनेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक जो चीज़ है वो एकदम से टूट जाती है। हाँ, वो वही ये उसके लिए मैंने इरेज किया है। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। तो मटेरियल आपके पास ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। 3 बिहेवियर होंगे, इसको भी ज़्यादा अच्छा मैं करता हूँ ऐसे। सर वो जो मटेरियल को ऐसे खींचती और वो हाथ वापस आके बाद टूट जाता है, फिर हाथ में लगता है, वो क्या मतलब? उसको रबड़ कहते हैं। वो टूटता इस तरह की वजह से कहीं ना, वो आप छोड़ देते हैं ना, हाथ किधर लगता है। नहीं सर, दरमियान से अगर टूट जाए तो एक्सपीरियंस है, हम तो छोड़ देते थे। सर इसको, ये मटेरियल इसको कहते हैं ब्रिटल। ये जो आप बात कर रही थी कि जो ही उस पर फोर्स लगाई वो फौरन टूट गया। ठीक, उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल। तो ये मटेरियल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, मगर टफ नहीं होता, नो टफनेस। ये पॉइंट बताना। ये जो मटेरियल होता है ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और टफ भी होते हैं। और जो नीचे वाला मटेरियल है, नो स्ट्रॉन्ग नो टफ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेसिकली आप देखेंगे वो जो स्ट्रॉन्गनेस है ना किसी चीज़ की, वो रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और रिलेटेड टू आप रेजिस्टेंस ही कह रहे हैं, एब्रेजन प्रॉपर्टीज होती है। मतलब यहाँ पे है ना, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। ये मीन कि वो मटेरियल जो है वो फ्रिक्शन के साथ किस हद तक विदस्टैंड करता है। विदस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल टू फ्रिक्शन, वो होती है स्ट्रॉन्ग। और टफ क्या होता है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंट बोल सकते हैं उसको? हाँ जी, फ्रिक्शन बेसिकली रेजिस्टेंस ही है ना। हाँ जी। और टफनेस क्या होता है कि जहाँ तक वो मैक्सिमम एनर्जी लेता है एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे देखें, ये मटेरियल हमने कहा स्ट्रॉन्ग जरूर है मगर टफ नहीं है, क्योंकि इस एरिया अंडर द कर्व बहुत थोड़ा है। ये कर्व यहाँ खत्म होगी ना। अब अच्छा, ये मटेरियल देखें, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ तक देखिए इसका यंग्स मॉडुलस उतना ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है मगर एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा तो टफ होगा। अब इसमें क्या है कि टोटल मिला है तो इससे एरिया बहुत कम बनता है और मगर यानी मॉडुलस भी बहुत थोड़ा है, तो इसलिए ये नो स्ट्रॉन्ग नो टफ। सर वो ब्रिटल का ही ज्ञान मॉडल सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, ब्रिटल मटेरियल के ज्ञान मॉडुलस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो ही करते हैं आप फॉरन ब्रेक जाता है और उसमें 1 या 2 पॉइंट्स आते हैं और वो बिल्कुल इसीलिए जाते हैं। समटाइम्स यहाँ तक भी सिचुएशन आ जाती है ऐसे, सर उसको तो ज्ञान मॉडल बहुत ज़्यादा हो गया सर जीरो ज्ञान मॉडुलस। अब ये जो मटेरियल है ना जिसमें लिखा है नो स्ट्रॉन्ग, इनको इलास्टोमेरिक मटेरियल भी कहते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यूँ खींचते हैं और दरमियान से टूट जाते हैं और फिर